नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, एक छोटा शिशु खिलौना व अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है। तो देखिए मित्रों, एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या करता है कि जो खिलौने हैं और अन्य जो भी वस्तुएं हैं, तो उनको वो फेंकता है ना, और उसके भागों को अलग अलग करता है, यानी कि खिलौनों को तोड़ने जोड़ने का काम कर रहा है। ये किस भाव को दर्शाता है? स्वप्रेम की भावना, पर निर्भरता, दोहराने की प्रवृत्ति या जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तो देखिए मित्रों, स्वप्रेम, इसमें उसका अपना प्रेम है तो नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना। वह दूसरों पर निर्भर है, नहीं, वो तो खिलौने से स्वयं खेल रहा है, तो दूसरों पर निर्भर भी नहीं है। दोहराने की प्रवृत्ति, तो यहाँ पे वो क्या दोहरा है? कुछ भी नहीं दोहरा रहा है ना। तो विकल्प बचा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इसका मतलब है दोस्तों कि देखिए, शिशु खिलौनों को तोड़ता है, जोड़ता है ना, उन फेंकता है, खिलौनों के भागों को अलग अलग करता है। इसका मतलब वो देखना चाहता है, उसको जानने की इच्छा है ना, जिज्ञासा हो रही है कि इसके अंदर है क्या। तो इस प्रकार मित्रों, प्रश्न संख्या 1 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक व संकेत एवं मानसिक क्रिया इत्यादि अंतर्निहित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक बार एच टेट में प्रश्न पूछा गया मित्रों कि प्रतिबिंब यानी कि जो भी आप समझने चाहते हो उसका चित्र बनता है आपके मस्तिष्क में। अवधारणाएं होती है, प्रतीक व संकेत है, कूट है, और मानसिक जो क्रिया चलती है ना, ये सभी किसमें अंतर्निहित, किसमें शामिल होते हैं ना। अनुकूलन नहीं, अनुकूलन नहीं, अनुकूलन तो स्वयं को वातावरण के अनुसार ढालना कहलाता है, तो इस प्रकार उपयोग सभी भी नहीं होगा। और प्रेरक पेशीय कौशल होते हैं जो मांसपेशियां, हाथ पैर है, उनसे संबंधित है ना, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा है? विचारात्मक प्रक्रिया, यानी कि ये एक विचारात्मक प्रक्रिया है ना। विचारात्मक प्रक्रिया क्या होती है? इसी में मस्तिष्क सारे रहते हैं, यानी मानसिक क्रिया होती है जिसमें प्रतीक व संकेत, अवधारणाएं, इनका यूज होता है, इनका उपयोग होता है ना। तो इस प्रकार मित्रों, प्रश्न संख्या 2 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है कि एक बालक कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, यह किस उद्देश्य को व्यक्त करता है। देखिए, एक बालक है, वो कारण और परिणाम का संबंध को समझ चुका है, यानी समझ लिया उसने, ठीक है। तो ये किस उद्देश्य को व्यक्त करता है? अवबोध को, ज्ञानोपयोग को, अभिरुचि को, या मूल्यांकन को। तो देखिए, यहाँ पे कोई मूल्यांकन नहीं हो रहा, अभिरुचि तो विशेष रुचि है, ये भी नहीं हो रहा। एक जगह जो भी ज्ञान है आप में, वो उसका आप उपयोग दूसरी जगह कर रहे हो, वो ज्ञानोपयोग कहलाता है, ये भी नहीं है ना। उसने कारण परिणाम का संबंध समझा है, इसका मतलब समझना, तुलना, वर्गीकरण, विभेद, पहचान, ये सारी चीज़ें अवबोध शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार मित्रों, प्रश्न संख्या 3 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न विमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वह हंसमुख एवं सामाजिक हो। यानी कि किसमें भी व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा, जिसमें यदि वह एक तो हंसमुख हो और दूसरा सामाजिक हो। आक्रामकता, बुद्धि, बहिर्मुखता, या अंतर्मुखता। तो देखिए, यहाँ पे आक्रामकता नहीं होगी और ना ही यहाँ पे बुद्धि है, ठीक है। अब बचा है बहिर्मुखता या अंतर्मुखता। तो देखिए, हंसमुख और सामाजिक, ये अंतर्मुखी नहीं होगा मित्रों, ये कौन सा होगा? बहिर्मुखता, यानी जो बहिर्मुखी है वही हंसमुख होगा, मिलनसार होगा, और वही समाज में उठने बैठने वाला यानी सामाजिक प्राणी होगा। तो इस प्रकार मित्रों, प्रश्न संख्या 4 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। देखिए, जो भारतीय परंपराओं के अनुसार बुद्धि की 4 क्षमताएं मानी गई है, उनमें से एक आती है संवेगात्मक बुद्धि। इसका तत्व कौन सा नहीं है ना? संवेगों से संबंधित बुद्धि। देखिए, परानुभूति, दूसरे जो भी अनुभूत करते हैं, है ना, उसको हम समझते हैं तो संवेगों से समझ सकते हैं, ये तो इसका तत्व है। आत्म अभिप्रेरणा, है ना, स्वयं अभिप्रेरित है, ये भी संवेगों से संबंधित है, ये संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है। और जो संबंध को संचालित करना, ये भी संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है। लेकिन जो उद्यमी सामर्थ्यता है, ये है उद्यमी, एक क्षमता होती है उद्यमी क्षमता। भारतीय परंपरा के अनुसार बुद्धि की एक क्षमता के अंतर्गत आती है उद्यमी क्षमता ना। देखिए, 4 कौन कौन सी? एक आती है संज्ञानात्मक, एक आती है सामाजिक, एक आती है उद्यमी, और एक आती है संवेगात्मक, है ना। तो उसी के अंतर्गत आपको बता दूं, संवेगात्मक बुद्धि का तत्व है, उद्यमी सामर्थ्यता नहीं है। तो इस प्रकार मित्रों, प्रश्न संख्या 5 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6वां है मित्रों, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो देखिए मित्रों, कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। देखिए, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है, तो 3 विकल्प होंगे, चौथा नहीं है। तो वह जो समाज में स्वयं को समायोजित कर सकता है। देखिए, स्वयं को समायोजित करता है तो वह बुद्धिमान बच्चा ही कर सकता है, सही है, ये लक्षण है उसका।
वह जो स्वयं को वातावरण के अनुसार ढाल सकता है, बिल्कुल वातावरण के अनुसार ढालना, इसे कहते हैं मित्रों अनुकूलन। तो अनुकूलन और जो समायोजन करता है वह बुद्धिमान बच्चा ही कर सकता है। वह जो उचित ढंग से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। लेकिन वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने हैं मित्रों, ये बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह बुद्धिमान बच्चा है नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 6 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव को क्या कहा जाता है? नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो नया अधिगम है, आप नया सीख रहे हो ना, उस पर पूर्व अधिगम जो आपने पहले सीखा उसका प्रभाव पड़ रहा है ना। यानी कि एक जगह जो भी ज्ञान की अर्जित किया है उसका संबंध दूसरी जगह जब सीखेंगे उससे होना, ये प्रभाव क्या कहलाता है मित्रों? अधिगम अंतरण, बिल्कुल सही है ना। अधिगम अंतरण कहो या फिर जिसे कहें अधिगम स्थानांतरण या अधिगम हस्तांतरण, यही होता है एक जगह से दूसरी जगह प्रयोग करना। अधिगम असक्तता यानी अधिगम बिल्कुल नहीं करना है ना, बिल्कुल नहीं सीखना, ये तो गलत हो जाएगा। अधिगम शैली क्या होती है कि अधिगम के तरीके, तो यहाँ पर तरीके भी नहीं है ना, यहाँ प्रभाव पूछ रहे। और अधिगम कौशल होगा कि अधिगम करवाने के लिए शिक्षक जो भी जो आपके क्रिया गतिविधियाँ करता है ना, गतिविधियाँ करवाता है छात्रों से, वो अधिगम कौशल कहलाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 7 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है, नैतिक विकास का मूल आधार है। देखिए नैतिक विकास, ये नैतिक विकास दिया था आपको बता दें कोलबर्ग ने, ठीक है। तो देखिए नैतिक क्या होता है? नैतिक ये नीति, नैतिकता, नैतिक ये होता क्या है? यानी कि अच्छा बुरा सोचकर जो अच्छा बुरा कार्य करते हैं वो होता है नैतिक विकास। अच्छा बुरा करने की जो क्षमता होती है वो नैतिक विकास कहलाती है। उसका मूल आधार, मूल रूप से वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे आधारित रहता है ना। तो जिज्ञासा जानने की इच्छा नहीं होगा, संवेदना अनुभूत करना ये भी नहीं होगा, मूल प्रवृत्ति से संबंध नहीं है, इसका संबंध होगा मित्रों तर्कना से। यानी जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं तो हम पहले सोचते हैं, पहले मतलब हम क्या करते हैं, हम मित्रों पहले तर्क करते हैं, तर्कना करते हैं ना, हम पहले सोचते हैं कि हमारे लिए हानिकारक है या फिर क्या है फायदेमंद है ना। तो ये इस प्रकार नैतिक विकास का मूल आधार तर्कना होगी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 8 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है मित्रों, अच्छा प्रश्न है कि अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु किस शिक्षण सिद्धांत को अपनाना चाहिए? देखिए अर्जित ज्ञान पहले से आपको अर्जित ज्ञान है, ठीक है, उसे स्थायी बनाना और ज़्यादा मजबूत करना है तो किस शिक्षण सिद्धांत को अपनाना चाहिए? आवृत्ति का सिद्धांत, बिल्कुल सही है मित्रों। आवृत्ति का सिद्धांत है जिसे पुनरावृत्ति कहा जाता है ना, यानी कि जो भी हमें याद है उसको और ज़्यादा मजबूत करना, तो मतलब बार बार क्या करेंगे, आवृत्ति करेंगे है ना। नियोजन, यहाँ पे योजना नहीं बन रही है। निश्चित उद्देश्य, तो यहाँ पे उद्देश्य की कोई बात आई नहीं है। और लोकतांत्रिक व्यवहार यानी कि जो सभी के व्यवहार से संबंधित, तो ये भी चीज़ यहाँ नहीं आई है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 9 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल एवं सुग्राह्य बनाने के लिए आवश्यक है। ये प्रश्न मित्रों सीटीएट में पूछा गया प्रश्न है ना। तो देखिए जो पाठ्य वस्तु है उसको रोचक, रुचिपूर्ण बनाना है, सरल, आसान बनाना और सुग्राह्य यानी अच्छी तरह से ग्रहित करना है ना, अच्छी तरह से ग्रहण हो जाएगा पढ़ने वाले की, ऐसी पाठ्य वस्तु बनानी है। तो फिर हम क्या अपनाए, क्या आवश्यक है इसके लिए? साधारण शिक्षण विधि नहीं होगी और ना ही असाधारण शिक्षण विधि होगी। अब विकल्प बचे हैं तीसरा और चौथा, यानी प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक विधि है या मित्रों मनोवैज्ञानिक। देखिए मनोवैज्ञानिक विधि है यानी कि जिसमें मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत या शिक्षण सूत्र होते हैं वो ठीक है, लेकिन देखिए इसकी तुलना में बेटर रहेगा प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक विधि। यानी कहने का मतलब मनोवैज्ञानिक विधि है लेकिन वो आप पे प्रभाव छोड़े उस चीज़ पे ना, ये है प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक विधि। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां मित्रों परिभाषा से संबंधित प्रश्न आया है आपके कि प्रतिभाशाली बालकों को विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन करवाना चाहिए, यह कथन किसने कहा? जो प्रतिभाशाली बालक हैं इनको एक कक्षाओं में नहीं बल्कि विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन करवाना चाहिए, यह कथन किसने कहा? पार्कर ने, मॉर्गन एवं किंग ने, चार्ल्स स्किनर ने या क्रो एंड क्रो ने? तो मित्रों आपको बता दूं प्रतिभाशाली बालकों को विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन करवाना चाहिए, यह क्रो एंड क्रो ने कहा था। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 11वां है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां है कि प्राथमिक स्तर पर नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक जो नैतिक मूल्य है इनकी शिक्षा देने है ना, तो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए मित्रों सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मूल्यों के महत्व को आप बताओगे,
यानी कि ये हो गया कि शिक्षक ने केवल भाषण दे दिया है ना, तो इससे छोटे बच्चे सीखेंगे नहीं, ये उच्च प्राथमिक में चलती है, यहाँ प्राथमिक में नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा तो जब ये विकल्प नंबर 1 हट गया तो उपयोग सभी भी नहीं होगा। और मूल्यों की पालना न करने पर दंड तो देना ही नहीं है, बिल्कुल ये भी नहीं है ना। तो बच्चा कौन सा, विकल्प नंबर 2 अपने आप बच गया। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, यानी कहने का मतलब है प्राथमिक स्तर के बच्चे कब सीखेंगे, जब अध्यापक स्वयं करके उनको बताएगा ना। तो अध्यापक जो व्यवहार या आचरण करता है उसमें अगर नैतिक मूल्य दिखते हैं बच्चों को, तभी बच्चे अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन से खुद नैतिक मूल्य की शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 12 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है कि एक बालक अपने साथी मित्रों के साथ आक्रामक व्यवहार करता है, अतः उसके किस प्रकार के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। अच्छा प्रश्न है कि एक बालक अपने साथी मित्रों के साथ आक्रामक व्यवहार करता है, ठीक है, तो उसके किस प्रकार के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक, ये तो मस्तिष्क से हो गया ना। मनोगत्यात्मक, क्रियात्मक से हो गया। और उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, यहाँ सोचने समझने जो क्षमता है वो है। आक्रामक व्यवहार कर रहा है अपने साथी मित्रों के साथ एक बालक, है ना, ये पूछा है। तो इसका मतलब है आक्रामक व्यवहार कर रहा है, तो ये भावात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसमें बच्चे के जो भावना है उससे संबंधित है ये, तो भावात्मक क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 13 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 है, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। अच्छा प्रश्न है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। तो देखिए पुरस्कार को महत्व दिया था पावलोव ने, स्किनर ने और थॉर्नडाइक ने। मित्रों पावलोव ने अपने सिद्धांत में, स्किनर ने और थॉर्नडाइक, तीनों ने अपने सिद्धांत में पुरस्कार को ही ज़्यादा बल दिया। लेकिन गुथरी ने अधिगम का जो समीपता या समीप्य सिद्धांत दिया था, अधिगम का समीपता सिद्धांत गुथरी ने दिया, उसमें मित्रों इन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 14 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15 अंतिम प्रश्न पे कि आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के रिक्त स्थानशील गुणों पर बल दिया। जो आलपोर्ट थे इन्होंने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, उसमें इन्होंने किन शील गुणों पर बल दिया है ना। तो देखिए बाहरी शील गुण, भीतरी शील गुण, दोनों गुणों पर या संगठनात्मक। मित्रों इन्होंने संगठनात्मक गुणों पर बल नहीं दिया, ना ही इन्होंने बाहरी शील गुणों पर बल दिया है, तो दोनों भी हट जाएंगे। इसका मतलब इन्होंने भीतरी जो शील गुण है, वो व्यक्तित्व के जो भीतरी शील गुण है उन पर आलपोर्ट ने महत्व दिया है, बल दिया है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 15 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि मित्रों आपके 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।